साथ मरीन कॉर्प्स बेस में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों मरीन पुलिस हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए उन्हें अपने हाथ पर बना वो एम नाम का टैटू दिखता है, जिससे पता चलता है कि माइल्स का दोस्त, जिसका नाम सेबेस्टियन मोनरो है और वो इस समय मोनरो रिपब्लिक का लीडर भी है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम और उसके आदमी डैनी के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक पहुँचते हैं। डरी हुई ग्रेस डैनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉम उसे जान से मारने की धमकी देता है, तभी वो पीछे हटती है और टॉम उसके घर में घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। उनके जाने के बाद ग्रेस चुपके से बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकालती है जो बिल्कुल आरॉन के लॉकेट जैसा था। जैसे ही वो उसे दबाती है तो अचानक से कमरे में बल्ब चालू हो जाता है। इसके बाद ग्रेस उस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो ग्रेस से चैट कर रहा था वो बहुत खुश था कि मिलिटिया को उनके छुपे हुए राज के बारे में नहीं पता चला। यहाँ प्रेजेंट में माइल्स ग्रुप को अपने साथ ही रखता है, जो कि अपनी एक पुरानी साथी को ढूंढ रहा है जिसका नाम नोरा है, जो एक्सप्लोजिव्स बनाने में माहिर है। माइल्स चार्ली को बताता है कि अगर उन्हें डैनी को बचाना है तो उन्हें नोरा जैसे तेज फाइटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ टैवर्न में अचानक उनके ऊपर कुछ दुश्मन हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी माइल्स सबको हरा देता है। तभी वो एक आदमी को पकड़ता है और उसका गला घोटते हुए नोरा की लोकेशन पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोरा को भी मिलिटिया ने पकड़ रखा है और इस समय वो मिलिटिया में एक नौकर बनकर रह रही है। उस रात माइल्स अकेले ही बाहर जाने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद वो रेडी होकर बाकी ग्रुप के लोगों को लॉवेल इंडियाना में अगले 2 वीक बाद मिलने के लिए कहता है। हालांकि अगली सुबह जब मैगी और आरॉन जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिद्दी चार्ली भी माइल्स के साथ निकल गई है, जो चीज उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए आरॉन मैगी को लॉकेट देता है जो कि बेन ने उसे दिया था। वो ये भी बताता है कि बेन ने उन्हें ग्रैंड पार्क में एक लेडी से मिलने के लिए भी कहा था, जो और कोई नहीं बल्कि ग्रेस ही है। हालांकि दोनों अभी भी चार्ली को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो ठीक हो जाएगी और इसके बदले वो ग्रेस को ढूंढने के लिए ग्रैंड पार्क जाने लगते हैं। ये दोनों ग्रेस को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें लगता है कि ग्रेस ही वो की हो सकती है जिससे अर्थ पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब मेजर टॉम अपनी सेना को लीड करते हुए अपने अड्डे की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वो लोग अपना रास्ता बदलकर उस गन शॉट की आवाज का पीछा करते हैं, जिसका पीछा करते करते वो लोग एक छोटे से घर तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इस मोनरो रिपब्लिक में आम इंसान अपने पर्सनल बंदूकें और गोला बारूद नहीं रख सकते। इसी वजह से सभी लोग क्रॉसबोज और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते मेजर टॉम उस घर के मालिक को धमकी देता है कि वो अपने घर के सभी हथियारों को उन्हें दे दे। उस आदमी को लगता है कि वो हथियार देने के बाद भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपने घर से एक बंदूक निकालकर बाहर खड़े एक आदमी को गोली मार देता है कि तभी मेजर टॉम उस आदमी को गोली मारकर उड़ा देता है। इन सब चीजों के बाद हम वहीं डरे हुए डैनी को देखते हैं। अगले सीन में मिलिटिया के अड्डे पर हमें फॉर्मली जनरल मोनरो से मिलवाया जाता है, जिसका हाथ इन सभी बुरी चीजों में है। मोनरो वहाँ मौजूद एक आदमी से अपने हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो डरा हुआ आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे बेरहमी से जान से मार देता है। जिसके बाद वो दूसरे रूम में अपने एक दूसरे वर्कर के पास जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये बेन की वाइफ रेचल है, जिसे हम मरा हुआ मानते हैं। यहाँ मोनरो रेचल को बताता है कि बेन मर चुका है और ये सुनकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान चार्ली पूरे दिन जंगल में घूमती हुई आखिर में अपने अंकल को ढूंढती है, जहाँ माइल्स उससे गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब चार्ली बताती है कि उसके भाई को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वो शांत हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हें ढेर सारे मजदूर दिखते हैं जो हाथों से हेलीकॉप्टर को खींचकर ले जा रहे थे। यहाँ पता चलता है कि जनरल मोनरो को विश्वास है कि एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर आएगी और उस दिन के लिए वो खुद को तैयार करना अभी से शुरू कर देता है। इन सभी मजदूरों में माइल्स नोरा को भी देखता है और चार्ली से कहता है कि उसे इतने सारे लोगों में से बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ कई सारे गार्ड्स के पास स्नाइपर राइफल भी हैं। लेकिन माइल्स अपने दोस्त को हर हालत में बचाना चाहता है। वो नोरा को बचाने का प्लान बनाते हुए रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है तो सबसे पहले चार्ली डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और वहाँ मौजूद गार्ड्स को भगा देती है। फिर वो वहाँ गार्ड्स के पीछे छुप जाता है और आखिर में नोरा को बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस बात से नोरा नाराज हो जाती है क्योंकि वो खुद जानबूझकर कैदी बनी हुई थी, क्योंकि उसे उनकी राइफल चुरानी थी। उन स्नाइपर्स के पास ऐसे हथियार हैं जो आम तौर पर मिलना मुश्किल हैं।
कुछ देर बाद माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपनी भतीजी को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए वो तुरंत मान जाती है, लेकिन इसके बदले वो उससे स्नाइपर से राइफल चुराने में मदद मांगती है। माइल्स को ये मुश्किल लगता है, लेकिन इस समय उसके पास नोरा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो तीनों पास की एक झोपड़ी में जाते हैं, जहाँ वो तीनों डैनी को बचाने की प्लानिंग करते हैं। बारूद का यूज करके नोरा एक टेम्पररी हथियार बनाती है, जिसका इस्तेमाल वो उन स्नाइपर्स वाले गार्ड को मारने के लिए करेंगे। लेकिन एक दिक्कत ये है कि इस हथियार का असर सिर्फ कुछ मीटर्स तक ही रहेगा, जिसका मतलब हुआ कि उनमें से किसी एक को गार्ड के पास जाकर उन्हें गोली मारनी होगी। वो लोग प्लान करते हैं कि माइल्स और नोरा आसानी से उनकी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन चार्ली उनका आखिरी ऑप्शन होगा। यहाँ से जाने से पहले माइल्स उनसे कहता है कि जैसे ही वो सभी गार्ड्स मर जाएंगे तो वो सभी पहरेदारों को निकाल लेंगे। कुछ ही देर बाद चार्ली अपने हथियार को स्लीव्स के अंदर छुपाती है और एक खोया हुआ इंसान होने का नाटक करती हुई पहरेदारों के पास जाती है, जिसके बाद वो तुरंत हथियार लेकर गार्ड्स के पास जाती है और तुरंत उन्हें मार देती है। इससे पहले कि बाकी गार्ड्स कुछ कर पाते, वहाँ नोरा और माइल्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के बाद जब वो लोग सभी मजदूरों को आजाद कर रहे थे तो नोरा ये रिवील करती है कि उसने अपने रेबल के लिए स्नाइपर चोरी की थी। वहाँ ग्रैंड पार्क में जब ग्रेस अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रही होती है, तभी कोई आदमी उसके घर में घुसकर उसके सामने आता है। उस आदमी के पास भी सेम वही लॉकेट था जो उसकी टेजर स्टिक एनर्जी छोड़ रहा था। दूसरी ओर माइल्स नोरा को रेबल का साथ छोड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों कपल थे, लेकिन ब्लैकआउट के बाद उन्हें ब्रेकअप करना पड़ा। ऐसे ही कुछ देर बाद वो दोनों रेबल के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पादरी मिलता है। पादरी खुश था कि नोरा स्नाइपर गन लेकर आई है, लेकिन बुरी खबर ये थी कि उनकी सेना पर अभी भी लगातार हमला किया जा रहा है। जब ग्रुप ठिकाने पर पहुंचता है तो उन्हें अंदर कुछ घायल आदमी बैठे मिलते हैं। पादरी यहाँ ये भी बताता है कि इन सभी आदमियों में से एक आदमी गायब है, जो सुनकर माइल्स तुरंत सभी को ये जगह छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि मिलिटिया उसके आदमियों से पूछताछ कर रही है और इस जगह से भागने का यही सही समय है। नोरा इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन उससे 30 मिनट मांगती है, क्योंकि वो घायल आदमियों को ठीक करना चाहती थी। बदकिस्मती से उसका ये डिसीजन गलत साबित होता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों के बाद कैप्टन एडम मिलिटिया के साथ दिखाई देता है। उन्हें कुछ देर रोकने के लिए माइल्स अपने बेस्ट शूटर को स्नाइपर के साथ ऊपर भेजता है और उसका ये प्लान काम करता है, क्योंकि ऊपर भेजा गया वो स्नाइपर मिलिटिया के कई लोगों को घायल कर देता है, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इस लड़ाई के चलते रात हो जाती है। यहाँ बेसमेंट के अंदर माइल्स और बाकी लोग दीवार के सहारे एक सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, लेकिन उनका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि दीवार में सुरंग खोदते समय दीवार गिरने लगती है और माइल्स उस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक इसके बाद छत पर बैठे स्नाइपर की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन एडम और उसके लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं। लेकिन माइल्स, जो बहुत बढ़िया तलवारबाज है, वो कुछ आदमियों को नीचे गिराता है और एडम को बंदी बना लेता है। फिर वो उसे दूसरे रूम में बंद कर देता है और यहाँ से भागने के तरीके सोचने लगता है। यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि एडम माइल्स को पहचान लेता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये देखकर चार्ली उनसे पूछती है, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है, जहाँ एडम ये रिवील करता है कि पहले माइल्स जनरल मुनरो का राइट हैंड था। यहाँ तक कि माइल्स वो इंसान है जिसने मिलिटिया को लड़ना सिखाकर इतना खतरनाक बनाया है। लेकिन इतना रिवील होने के बावजूद भी माइल्स उन्हें मारने पर अपना फोकस रखता है। माइल्स उनके सामने एक डील रखता है, जिसमें वो खुद को मुनरो मिलिटिया के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन उसके बदले में उसके ग्रुप के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। किसी वजह से एडम ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। हो सकता है उसे अपनी जान की परवाह हो इसलिए। खैर, इसके बाद जल्द ही माइल्स को मुनरो मिलिटिया ले जाया जाता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम ब्लैकआउट के 2 वीक बाद का सीन देखते हैं, जब माइल्स अपने भाई को ढूंढने के लिए शिकागो आया था और उसका सबसे अच्छा दोस्त मुनरो भी उसके साथ था। वहीं रास्ते में उन्हें 2 आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक आदमी दूसरे को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। एक अच्छा इंसान होने के नाते माइल्स उनके पास जाता है और अपनी बंदूक निकालकर उनमें से एक को गोली मार देता है। इसके बाद दोनों दोस्त उस बचे हुए चोटिल इंसान की मदद करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम ही था, और इसीलिए वो आज तक माइल्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जैसे ही माइल्स मिलिटिया को अपनी जगह पर ले जा रहा था, तो रास्ते में वो एक ब्रिज पार करते हैं, जहाँ अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। और इसी दौरान नोरा और चार्ली माइल्स को उनसे बचा लेते हैं। वहाँ से जाने से पहले वो एक और एक्सप्लोजन करते हैं, जिससे वो पकड़े न जाएं। वहीं दूसरी ओर मैगी और आरोन, जो ग्रेस को ढूंढने के मिशन पर हैं, आखिरकार वो उसके घर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि ग्रेस ने ये घर छोड़ दिया था। यहाँ आरोन, जो गूगल का एक पुराना एम्प्लॉय होने का दावा करता है और कहता है कि वो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे ग्रेस का कंप्यूटर रखा मिलता है, जिसे देखकर पता चलता है कि इसे हाल ही
में बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि जब वो कई घंटों तक कंप्यूटर की जांच पड़ताल करता है तो उसे वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। आरॉन थक जाता है और ऊपर जाकर वो कंप्यूटर मैगी को दिखाता है। तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और पास में रखे हेडफोन में गाना बजना शुरू हो जाता है, जहाँ मैगी के आईफोन में जान सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो कई सालों बाद अपने बच्चों को देखती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये रेवोल्यूशन वेब सीरीज आपको यहाँ तक कैसी लगी, इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लाएं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।